नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने सबको सकते में डाल दिया है। ये तस्वीर ऐसी है जहां पर आत्मरक्षा के नाम पर लोगों को तलवारें बांटी गई हैं। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष की मौजूदगी में पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ, जहां पर लोगों को आत्मरक्षा के नाम पर, अपने परिवार की रक्षा के नाम पर, बहन बेटियों की रक्षा के नाम पर, और इसके पीछे जो तर्क दिया गया, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए आने वाले कल के लिए तैयार रहने के लिए आप लोगों को आत्मरक्षा के लिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए हर वो साधन अपने पास रखने होंगे जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। ये तर्क दे करके एक सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों को तलवारें बांटी गई। जब इस कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को हुई, जब इसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने इस कार्यक्रम को कराने वाले अध्यक्ष के साथ साथ 16 लोगों के नामजद FIR की, 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अज्ञात लोगों की धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि आत्मरक्षा के नाम पर इस तरीके से खुलेआम शस्त्र बांटना, वो भी तलवार बांटना, कहां से सही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी को देखते हुए यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करते हुए 16 नामजद लोगों के खिलाफ FIR की और 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी बात है, जैसे ही इसका वीडियो आया, जैसे इसके विजुअल्स आए, अपने आप बड़ी हैरानी का विषय था, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम था और सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से लोगों को तलवारें बांटी गई, महज इस बात के लिए कि आप अपनी सुरक्षा कर सकें। लोगों को जागरूक करना अच्छी बात है, पर क्या इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से लोगों को हथियार बांटना कहां से सही है, ये भी बहुत बड़ा एक विषय बना हुआ है। इस पर लगातार कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद जब ये पूरा वीडियो आया, उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और जो लोग भी फरार हैं उनको भी पुलिस पकड़ने के लिए जांच टीम का गठन कर दिया। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सबसे बड़ी एक दो तस्वीर है और दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही मेन बिल्ड है। मैं आपको वो दिखाऊंगा और ये रायबरेली के सोशल मीडिया पर लगातार और बहुत तेजी से इस समय वायरल हो रही है। तो पहले मैं वो आपको दिखाऊंगा, पहले तस्वीर देखिए। अभिषेक सोनकर। आपकी उम्र क्या है? 23 साल। आपका नाम क्या है? आपकी एज क्या है? आपके साथ कोई दबाव बनाया गया शादी के लिए? अपनी मर्जी से की शादी। ठीक है। इस हिंदू रीति रिवाज के साथ बनाई गई शादी आपको जबरदस्ती की गई? आप क्यों शादी, कब से आप लोग जानते थे एक दूसरे को? 3 साल। आपके साथ कोई दबाव बनाया नहीं गया ना? क्या नाम है आपका? रूबी। पिताजी का नाम? भुलई। कहाँ के रहने वाली हैं? भदोही इलाका। यहाँ पे आपने एक विवाह किया, जी। अपनी मर्जी से किया? किसी जी। बताइए, पूरी बात बताइए। हाँ, अपने मर्जी से किया। किसी का जोर दबाव कोई? नहीं, किसी का जोर जबरदस्ती। कैसे आपने इनके साथ विवाह किया? कैसे आप लोग मिले? इंस्टाग्राम से हुआ। इंस्टाग्राम से। कैसे मिले, फिर मुलाकात कहाँ हुई आप लोगों की? गोपीगंज में। गोपीगंज में। आज कहाँ पे आप लोगों ने विवाह किया? अचलेश्वर मंदिर। आपके परिवार वालों को पता है? अखंड, देखिए ये दो तस्वीरें हैं, दोनों शादियों की है और दोनों नवयुवक जोड़े हैं। और पहली तस्वीर जो है वो आपको बता दूं कि ये शहर कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक सोनकर है और इन्होंने जो शादी करी है वो ही सोशल मीडिया प्यार है और सोशल मीडिया प्यार तब्दील हुआ है शादी के रूप में। और ये शादी जो है बड़े धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि लड़की जो है मुस्लिम थी और लड़की का नाम, इसमें अगर बात करें तो अमेठी की रहने वाली लड़की है, रेशमा बानो लड़की का नाम था। और अभिषेक सोनकर इसमें जो है लड़के जो हिंदू रीति रिवाज मंत्रोच्चारण के साथ में ये एक मंदिर में, जेल रोड पे मंदिर स्थित है, वहां पर ये शादी रचाई गई। और दूसरी जो शादी है ये इंस्टाग्राम का, इनकी अपनी पहली शादी में 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे लोग। और दूसरी जो शादी हुई है ये भी नवयुवक जोड़े हैं और ये थाना हरचंदपुर के महुइया गांव की घटना है, जहां पर अचलेश्वर मंदिर में इन दोनों लोगों की हिंदू संगठन के रहते हुए शादी कराई गई। लड़के का नाम इसमें सन्नी कुशवाहा
और लड़की का नाम रूबी है, जो कि भदोही जिले के रहने वाली। 1 साल पहले इंस्टाग्राम पे दोनों से मुलाकात होती, बात होती, उसके बाद एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, उसके बाद ये शादी में तब्दील। दोनों केसेस में अगर बात करें तो मुस्लिम लड़कियां जो है हिंदू लड़कों से शादी करती नजर आ रही है। तो अखंड ये एक बड़ी खबर है कि सोशल मीडिया का प्यार शादी में तब्दील हो रहा है, और ये दूसरी घटना लगातार 3 दिन के अंदर ये दूसरी घटना रायबरेली जिले में देखने को मिली है। और ये प्यार सोशल मीडिया पे अब लगातार वायरल है, और लगातार इसको देखने को भी ये दोनों नवयुवक या ये दोनों की लव स्टोरी या यूं कहें इन दोनों की शादी लोगों को या लोगों के मन में एक रास भी आ रही है और लोगों को अच्छी लग रही है। तो ये लगातार वायरल है इस समय। ये रायबरेली की कल से एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पे इस समय वायरल है। जी इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि देखिए लव जिहाद की बात होती है तो लव जिहाद के मामले में आता है कि मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को अपने प्यार के जाल में फंसा करके शादी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुस्लिम युवती ने एक हिंदू युवक से शादी की है और पूरी रीति रिवाज के साथ शादी की है। क्या इस पूरे मामले में किसी तरीके का कोई आरोप लड़की के परिवार वालों की तरफ से या कोई संगठन की तरफ से, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर भी हिंदू संगठन की मौजूदगी में इन लोगों की शादी हुई है, तो क्या लड़की के परिवार वालों की तरफ से कोई आरोप, क्या कोई बातें निकल करके सामने आ रही है या पुलिस को कोई कंप्लेन की गई है? देखिए अभी तक फिलहाल किसी दोनों मामलों में अगर बात करें कोतवाली नगर में भी और हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोनों में IBC 24 की बात हुई है, लेकिन किसी तरीके से किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है, ना ही परिजनों का मुस्लिम लड़कियों की, ना ही जो है लड़कों की तरफ से कोई परिजन। दोनों लड़के और लड़कियां बालिग हैं और दोनों ने खुद से दोनों केसेस में लड़कियों ने बयान दिया है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, हमारे परिवार से हमारा कोई मतलब नहीं है और हम बालिग हैं। उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड है, जो उन्होंने वहां पे लोकल पुलिस वालों को दिखाया भी। जब ये चर्चा में शादी हुई तो इनसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया गया, तो बालिग होने के नाते ये दोनों शादियां जो है संपन्न कराई गई। कितने दिन चलती है ये एक बड़ा सवाल होगा, और क्योंकि हमने ही आपको दिखाया कि छत्तीसगढ़ से आई महिला और फिर थाना जगतपुर में प्रेम संबंध में मुस्लिम युवक था, यहाँ पे जो रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला हिंदू लड़की जो है प्रीति रहने वाली है ये छत्तीसगढ़ की, और हमने ब्रेक करी खबर उसमें दिखाई भी, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो देखिए सोशल मीडिया का प्यार है और कितने दिन चलता है कितने दिन टिकता है ये डिपेंड करता है उन दोनों के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर। लेकिन हम इसमें टीका टिप्पणी करने वाले कोई नहीं, लेकिन हमारे पास जो हमारे अपने तत्व हैं, जो हमारे अपने सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक किसी तरीके कोई इसमें परिवार की तरफ से दखल अंदाजी नहीं दी गई है, ना हिंदू पक्ष की तरफ से ना मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और दोनों ही शादी करके अपने अपने घर में रह रहे हैं अलग अलग। जी परिवार से अलग। जी अब बिल्कुल इंद्रवीर, बालिग हैं और बालिग होने के बाद भी किसी भी धर्म में जाकर के शादी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से लड़की बता रही है कि अपनी मर्जी से वो शादी कर रही है। तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं पुलिस का भी रोल जो होता है वो ये होता है कि लड़के और लड़की अगर बालिग है तो उनकी सहमति देखी जाती है और उनको पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है अगर उनके ऊपर किसी तरीके का कोई थ्रेट होता है तो। लेकिन सवाल है कि कई सारी चीजें होती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से कई वर्षों से जो खोया हुआ व्यक्ति है वो मिल जाता है अपने परिवार से, सोशल मीडिया से प्यार मिल जाता है, सोशल मीडिया से अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है। तो तमाम ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, और इसी पर देखिए इंद्रवीर ने खबर दिखाई है कि किस तरीके से रायबरेली में इंस्टाग्राम के माध्यम से पहले दोस्ती होती है, और जब ये दोस्ती प्यार में तब्दील होती है तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते में तब्दील हो जाती है, और अब शादी के बंधन में लोग बंध गए हैं। और दोनों ने मजहब को अपने अपने धर्म को अलग करके एक अलग धर्म में दोनों ने शादी की है। हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की है और मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की है। फिलहाल ये पूरा का पूरा व्यवहार संपन्न हो गया है, और कहीं ना कहीं पुलिस ने भी जो उसकी जिम्मेदारी थी उसको निभाया है, और तमाम जो हिंदू संगठन है वहां पे मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इतना जरूर है कि किस तरीके से आजकल की जिंदगी में लोगों के जिंदगी में किस तरीके सोशल मीडिया कितना ज्यादा अहम रोल निभाता है, ये खबर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस खबर से कि आज की डेट में सोशल मीडिया आपके जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ना सिर्फ आप अपना उसमें वक्त देते हैं बल्कि उस वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी जिंदगी में होती हैं, और वो बहुत सारी चीजें तय भी हो जाती हैं। आजकल की डेट में लोग सोशल मीडिया पर जाकर के तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक लखनऊ से बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जब राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर एक पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम हुआ था, उद्घाटन करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वहां पर जिस तरीके से एक बड़ी भव्य तैयारी की गई थी, पार्किंग एरिया बनाया गया था, अब वहां से जुड़ा एक मामला सामने आया जहां पर भेड़ जो लेकर के गए थे, पशुपालक थे, वो भेड़ लेकर के गए थे। जब वो वहां पर पहुंचे थे
वहां पर बता रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि पशुपालक के द्वारा कि वहां पर जब वो भेड़ें पहुंची और वहां पर पार्किंग स्थल में कुछ खाना पड़ा था, उसको खाने के बाद उनकी पहले थोड़ी बहुत हालत खराब होती है, शरीर करता है, उसके बाद मौत हो जाती है। आपको सबसे बड़ी बात जानकर हैरानी होगी कि 170 के करीब भेड़ों की मौत की बात कही जा रही है कि 170 जो भेड़ है वहां पर उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने प्रति भेड़ 10,000 रुपए की बात कही है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको मुआवजा दे, साथ ही साथ जांच के भी आदेश दिए हैं। वहीं अगर एक एनजीओ है, संगठन है, उसने भी जांच की बात कही है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि क्या किसी की शरारत तो नहीं है, किसी ने जहरीला पदार्थ तो नहीं खिला दिया, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पहुंचे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, 3 कांस्य की मूर्तियों का अनावरण हुआ था, लोकार्पण हुआ था, म्यूजियम बना था, उसके लिए विशेष तैयारी की गई थी और वहां पर ही बताया जा रहा कि कुछ खाना फेंक दिया गया था। जो पशुपालक है वो बता रहा था, जिसको खाने के बाद भेड़ की जो तबीयत खराब होती है, अचानक से उसकी स्थिति बिगड़ जाती है और लगभग 100 से 170 के बीच में भेड़ों की जान चली जाती है। इस पूरे मामले पर खुद सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। फिलहाल एक बड़ा मसला है क्योंकि जिस तरीके से एक इवेंट में, क्योंकि लापरवाही भी है, अगर ऐसा खाना खाने से, खराब खाने की वजह से अगर इस तरीके की स्थिति पैदा हुई, क्यों वहां पर खाना फेंका गया, खुले में फेंका गया, अगर खाना खराब हो गया था तो उसे डंप क्यों नहीं किया गया, तमाम इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किन कारणों की वजह से इन भेड़ों की मौत हुई है, जांच का विषय है, जांच टीम गठित की गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतने बड़े आयोजन के बाद इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, आखिरकार क्या वजह थी कि इस तरीके से वहां पर खुले में चीजों को, खाने को, जो खराब खाना था या बेकार खाना था, उसको डाल दिया गया। अभी फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही थी, किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने पशुओं की जान चली गई। फिलहाल जांच के बाद सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? मैं माफी चाहूंगा, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल अखंड में आज बताइए। आपको बता दूं कि बिल्कुल अखंड आज मैं आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ से सबसे बड़ी खबर है। पहली बात तो मैं पुलिस की इस जगह सैल्यूट जरूर करना चाहूंगा, इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आज प्रतापगढ़ पुलिस की एक जगह मुस्तैदी दिखी और सूचना मिलते ही, मात्र अगर मैं बात करूं कि 4 से 5 मिनट के अंदर पहले तो नगर वाली पुलिस समेत जितने भी आला अधिकारी थे मौके पहुंच गए। मैं आप मेरे पास कुछ विजुअल है, मेरे पास कुछ शॉट्स है, अगर मैं आपको शॉट्स देखेंगे एक तरीके से आप समझ जाएंगे कि शॉट्स कहाँ के हैं और इस शॉट्स के बदौलत क्या हो सकता था आज प्रतापगढ़ में, वो विवाद काफी बड़ा था। शॉट्स तो चाहूंगा कि अगर वो प्ले हो जाता और आप खुद देख लेंगे तो आप खुद महसूस कर सकेंगे कि विवाद कितना बड़ा हो सकता था। मैं आपको बताता चलूं, प्रताप अखंड ये नगर कोतवाली क्षेत्र के सदर में पड़ता है और तहसील में एक करबला है। करबला में आज सुबह तकरीबन 8 बजे की बात बताई जा रही है, जहां पर 2 जेसीबी समेत 15 से 20 लोग पहुंचते हैं और मैं नाम तो वहां से निकल के आए हैं। नाम है विजय मौर्य का, नाम सामने आ रहा है, भू माफिया कहा जा रहा है उसको, और साफ तौर पे वो इस करबला को कब्जा करने के लिए आया था। सुबह 8, 7:30 से 8 के बीच की ये घटना बताई जा रही है और 15 से 20 लोग और सारे के सारे लोग असलहों से लैस थे। वो जमीन को कब्जा करने आए थे, करबला की जमीन को कब्जा करने के लिए भू माफिया लोग पहुंचे थे और काफी विवाद होता है। सोचिए, जो वहां पे जो पार्टियां पढ़ने आए थे, जो लोग नतमस्तक होने आए थे, उनसे वो लोग विवाद शुरू कर देते हैं, उलझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आज यहाँ पर तो वो धार्मिक स्थल था, ये मैं इससे पुष्टि नहीं करता हूँ कि जमीन किसकी है, किसकी नहीं, किसके नाम बैनामा है, वो तो जांच का विषय बनता है। वो राजस्व टीम देखेगी, वो पूरा निर्धारित करेगी कि ये जमीन किसकी है। लेकिन
एक धार्मिक स्थल के एक नियमानुसार ना आते हुए कब्जा करना, तो इसको एक तरीके से भूमाफिया और एक गुंडे लोग ही कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को सूचना मिलती है तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो चिल्ला चौकी है, मैं स्टेप वाइज बताऊं तो मात्र 7 स्टेप पड़ते हैं वहां से, 700 या 8 के आसपास स्टेप है। मतलब ये बात करूं तो मात्र 250 मीटर के आसपास वो चिल्ला चौकी है। पहले वहां से कुछ सिपाही आते हैं, सूचना दी जाती है, सिपाही आते हैं, चौकी इंचार्ज, क्योंकि सुबह का मामला था तो वो अपने रूम पर थे, तो वो आनंद फानंद में केवल ऊपर का शर्ट करके और लोअर पहन करके भाग के आते हैं स्लीपर में। फिर उसके बाद कोतवाल को सूचना दी जाती है, कोतवाल मौके पर पहुंचते हैं और पूछने से आला अधिकारियों तक पहुंचती है, तो एडिशनल एसपी समेत काफी भारी पुलिस फोर्स वहां पे बुला ली गई। तकरीबन 6 की फोर्स बुलाई गई थी और तकरीबन आपको बताते चले कि 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी ऐसे लोगों की गई है, फिलहाल जो मुख्य आरोपी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन जेसीबी जो चला रहे थे, जो जेसीबी के ड्राइवर थे, उन लोगों की गिरफ्तारी अभी की गई है। लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि जो भी इसमें दोषी है वो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इसमें नहीं पहुंची थी, इसमें राजस्व की टीम मौके पर पहुंची थी और खुद एसडीएम नैन्सी सिंह वहां पे पहुंची थी। तो आज प्रतापगढ़ की मुस्तैदी जो देखने करने वाली बात है, नहीं तो अन्यथा कुछ प्रतापगढ़ में आज बड़ा हो सकता था, आज बहुत बड़ा सकता था, क्योंकि एक धार्मिक स्थल को कुछ भूमाफिया, कुछ गुंडे लोग वो नष्ट करने के लिए पहुंचे थे। सैल्यूट है प्रतापगढ़ पुलिस को। अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए अगर मुस्तैदी आपकी सही है और अगर आप पहले से एक्टिंग करते हैं, अगर एक्ट करते हैं किसी भी घटना पर, तो कोई भी बड़ी घटना होने से पहले ही रुक जाती है, ये साफ तौर पर दिखाती भी। और देखिए ज्ञानेंद्र बता भी रहे हैं कि आज सैल्यूट कर रहे हैं, तमाम ऐसे काम को प्रतापगढ़ पुलिस के कारनामे देखने को मिले, लेकिन अगर आज प्रतापगढ़ पुलिस की एक्टिवनेस की वजह से एक बड़ी घटना होते होते रुक गई तो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि देखिए किस तरीके से करबला की जमीन पर कब्जा करने की बात, देखिए फिलहाल वो पुष्टि किसकी जमीन है किसकी नहीं है, ज्ञानेंद्र ने भी ऐसा कहा ये राजस्व का काम है, लेकिन जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये बताई जा रही है कि करबला की जमीन थी, वहां पर भूमाफिया कब्जा करने पहुंचे थे, वहां पर अगर इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई और शायद वहां पर स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती थी अगर पुलिस मुस्तैदी ना दिखाती तो। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर है कि प्रतापगढ़ पुलिस ने एक बड़ी घटना होने से पहले ही रोक लिया। और अगर आपको लगता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको लगता है कि इस पर मेरा कब्जा है, तो वो प्रशासन का सहयोग ले, वो कंप्लेन करे, जो भी उचित माध्यम उसको अपनाए। क्या इस तरीके से जेसीबी लेकर के पहुंच जाना क्या उचित है? किसी जमीन पर अपना दावा बोलना या अपना दावा करना उचित है? क्या बिना प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, राजस्व विभाग को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस तरीके काम करना उचित है? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन शायद यही कारण है कि इन लोगों के नाम के आगे भूमाफिया लग जाता है, क्योंकि इन सारे लोगों के इरादे में एक बात स्पष्ट है, साफ है, क्लियर है कि जहां भी कुछ विवाद है वहां पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए इस तरीके की स्थिति होती है। फिलहाल प्रतापगढ़ पुलिस ने जिस तरीके का सराहनीय काम किया है कि एक बड़े विवाद को होने से पहले ही रोक लिया है, बचा लिया है, एक बड़ी घटना को होने से पहले बचा लिया है, अपने आप में उसके लिए काबिल सराहनीय कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने खबर बताई है, लगातार प्रशासन किस तरीके का और पुलिस काम करती है वहां पर वो देखने को मिलता है। एसपी सिंह हमारे साथ बने हुए सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, सुल्तानपुर से कौन सी बड़ी खबर? सुल्तानपुर जनपद में बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक 2 दिन की छुट्टी ऐसे तो होती रही, लेकिन कल के आदेश में इन्होंने 15 जनवरी तक ठंड को लेकर के इंटरमीडिएट तक के विद्यालय ठंड, शीतलहर और कोहरे को देखते हुए 15 जनवरी तक सुल्तानपुर और अमेठी जनपद में विद्यालय बंद करने की जो है नोटिस जारी करके, और इसका अगर अनुपालन नहीं किया गया तो विद्यालय के ऊपर जो प्राइवेट विद्यालय संस्थाएं चला रही हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई देने का निर्देश दिया था। क्या केवल सरकारी विद्यालयों के लिए नोटिस है कि प्राइवेट सभी विद्यालयों के लिए? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है एसपी सिंह की सरकारी विद्यालय तो इसका पालन 100% करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस हैं जो इसका पालन बिल्कुल भी नहीं करते। वो अन्य तरीकों से क्लासेस खुली रखते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो अपनी स्कूल को क्लासेस को खोले रखते हैं, चलाते रहते हैं। तो क्या ये निर्देश साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं धरातल पर? जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने भी बंद किए हैं? नहीं, विद्यालय सब बंद है। ऑनलाइन के उससे पोर्टल के ऑनलाइन के माध्यम से क्लास लिया जाएगा विद्यालयों का। उनका सख्त निर्देश है, अगर ऐसा कोई भी विद्यालय, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी
कोई भी विद्यालय ऐसा पाया जा रहा है तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच करने में यही पता लगा कि विद्यालय सभी इस समय ठंड की वजह से बंद हैं। कहीं ऐसी शिकायत सुल्तानपुर या अमेठी में नहीं है कि विद्यालय जो है खुले पाए गए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के आदेश आए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और बिल्कुल सही बात है, हार कपाने वाली ठंड है, गलन है और लगातार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पारा है वो लगातार लुढ़कता जा रहा है, गिरता जा रहा है और हालात ऐसे है कि बाहर निकलिए तो ठंड महसूस हो रही है। फिलहाल राजधानी लखनऊ में इस वक्त धूप खिली हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह का जो तापमान था 10:30 बजे का भी, वो भी 9 डिग्री सेल्सियस था, जो अपने आप में एक बड़ा दर्ज है, क्योंकि लगातार जो पारा है वो गिरता चला जा रहा है। तो ठंड से बचने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दिए हैं, स्कूल में छुट्टी के निर्देश दिए हैं, उसी का पालन कराने के लिए बीएसए ने भी नोटिस जारी किया कि सभी स्कूल और कॉलेजेस 12वीं तक के बंद कर दिए जाए, जिससे बच्चों को राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान एसपी सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से बने हुए। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, बस्ती से जो बड़ी खबर है, फिलहाल आपको पता है कि बड़ी खबर के साथ साथ ये लंबी खबर है, क्योंकि अगर कोई और सहयोगी अगर मेरे पीछे होंगे तो आप बीच में खबर को ब्रेक भी कर सकते हैं। अखंड, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मैंने एक मामला बताया था कि विश्व हिंदू महासंघ के जो लोग हैं वो बिरयानी की दुकानों पे वो जा रहे थे, वहां जाके वो लोग छापेमारी कर रहे थे कि बाहर से आए हैं, कहाँ से आए। ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ वहीं से नजर आया हुआ। पहले भी पीछे भी मैंने एक चीज खबर बताई थी कि पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के बीच में छोट भैया जो बीच में आ गए थे। तो कुल मिला जुला के मामला अखंड अगर बात की जाए तो दोनों में ही है, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ के जो लोग थे वो बिरयानी की दुकान पे छापा मार रहे थे, वहां बार बार जा रहे थे। उसी बीच में एक नया मामला बीच में आ जाता है कि बस्ती के प्रसिद्ध बाबा भदेश्वर नाथ जो मंदिर है, वहां के पुजारी को कुछ जो विशेष समुदाय के लोग उनको मारते हैं। उनको मारने के बाद में जब विश्व हिंदू महासंघ उस मामले में कोतवाली में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिल्ला वाली होती है, थाने से कोई कार्रवाई उसमें होती नहीं दिखाई देती। लेकिन आपको बता दें इसमें एक नया मामला आ गया कि एक विशेष समुदाय के जो व्यक्ति है, जो प्रिंस उसका नाम है, वो कहीं ना कहीं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIM से वो सदस्यता लेके वो बस्ती आए हैं। सदस्यता लिया उन्होंने, बस्ती से बस्ती की है वो। वहां आने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक पर लाइव आके उन्होंने अखिलेश सिंह जो विश्व हिंदू महासंघ के जो जिला अध्यक्ष है, जिनके द्वारा जो लगातार वो जिस तरीके से बिरयानी की दुकानों पे वहां पे जाके छापेमारी करे, उन्होंने उसको लेकर विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए। कई सारी ऐसी बड़ी बातें हुई अखंड की वो 35 मिनट का जो लाइव था उसमें कई सारे असभ्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया। कहीं ना कहीं वो मामला इस तरीके से तूल पकड़ लेगा उसमें जो है बात कीजिए अखंड, तो जो वर्तमान जो विधायक है जो हरियाणा के अजय सिंह, उनका भी नाम आया है। बस्ती के प्रसिद्ध नेता जो बहुत बड़े ठेकेदार माने जाते हैं सुड्डू सिंह, उनका भी नाम उन्होंने उसमें लिया कि तुम उनके दम पे करते। तो कहीं ना कहीं ये मामला इतना लंबा होता चला गया। उसके बाद उसके ऊपर जो मारपीट का जो मुकदमा दर्ज होना था, उसमें उसने कहा कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो, मतलब मैं इस मामले में नहीं था, मुझ पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने, चाहे अगर बात की जाए किसी भी हालात में, पुलिस ने तहरीर के आधार पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। कहीं ना कहीं वो फेसबुक पे आके लाइव आके अपनी जो भड़ास है उसको उसके माध्यम से निकाला। लेकिन इस पर भी मामला अखंड रुकता नहीं है। वहां पे होने के बाद वो लोगों से आग्रह करते हैं, अपने समुदाय के लोगों से, कि आप लोग कोतवाली पहुंचिए, SP साहब के यहाँ पहुंचिए, DM कार्यालय में पहुंचिए, वहां पहुंच के उनको बताइए कि जांच करें। और भारी संख्या में जो विशेष समुदाय के जो लोग थे वो तीनों जगह पहुंचते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उसी में अखंड बात की जाए तो जो AIM पार्टी के जो अध्यक्ष है वो भी वहां पे आए। वहां पे आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत हुआ, वहां से एक दूसरे भी लोग वहां पे थे, उसने भी आगे बात। लेकिन एक सबसे बड़ा अखंड सवाल उसमें उठ के ये आया है, क्योंकि बीच में भी प्रदेश अध्यक्ष ने भी जिस तरह से लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ब्राह्मणों को एकत्रित करने की बात हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला अब ब्राह्मण का भी आ गया, क्योंकि उसमें से एक व्यक्ति ने आके एक ऐसा बयान दे दिया। उसने ये भी कहा कि जो ब्राह्मण है उनके DNA की जांच होनी चाहिए, वो भारत देश के है ही नहीं। जिसको देखते हुए ब्राह्मण महासभा, यूं ब्राह्मण महासभा ही मैं नहीं कह सकता, अखंड पूरा हिंदू समाज एकत्रित होकर आज हर जो पार्टी के जो लोग, चाहे वो अपने जो करनी सेना के हो, विश्व हिंदू महासंघ के हैं, हिंदू युवा वाहिनी के, अन्य तमाम जो भी हैं, वो सभी लोग DM कार्यालय, SP ऑफिस पहुंच के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। ये यहाँ तक कि अल्टीमेटम ये भी दे दिया गया कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम अपने हिसाब से अपनी सेवा करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्या हमें करना, कहीं ना कहीं अखंड ये मामला इस तरीके से तूल पकड़ लिया है कि बस्ती में अगर
इसमें इसके एक दिन पहले की अगर मैं आपसे बात करें, पीछे रविवार की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो विश्व हिंदू महासंघ के लोग, क्योंकि वो लोग भी पुलिस चौकी इसके ठीक सामने, मुश्किल से पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पे उन लोगों ने बीच चौराहे पे हिंदू संगठन के लोग वहां पे खड़े होके लगभग वहां पे 100-150 की संख्या में लोग थे वहां के, उन्होंने अशब्द तमाम ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया, क्योंकि जो मुस्लिम युवक का घर है वो वहां से महज अगर बात की जाए तो 50 मीटर की दूरी पे है, और पुरानी बस्ती जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी माना जाता है। वहां जाके पूरी तरीके से हंगामा हुआ, गिरफ्तारी की बात हुई, उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उस जो व्यक्ति है, जो विशेष समुदाय के, उसके ऊपर कम से कम 2 दर्जन से अधिक मुकदमे भी है। तो कहीं ना कहीं अखंड मामला इस तरीके से तूल पकड़ता हुआ बस्ती में चला है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है, अगर बात की जाए जो ब्राह्मणों के डीएनए की जो बात आ जाएगी, उनके डीएनए की जांच की जाए, वो यहाँ हमारे भारत देश की नहीं है, वो बाहर पे है, और उसको लेके ये हंगामा अब देखने को मिल रहा जब है। इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती हैं, जिसका विरोध भी होता है, तमाम लोग एक साथ एक सुर में इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं, तो आखिरकार इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? देखो देखिए, जो अभी जो मारपीट वाले मुकदमा उसके ऊपर जो दर्ज हुआ वाला, उसके ऊपर तो उसके हिसाब से पुलिस ने भी कोई गिरफ्तारी नहीं की है, पुलिस उसमें जांच ही कर रही है। तो जो सेकंड जो जिसके ऊपर जांच की बात चल रही है, वो जांच की बात उसमें चल रही है, पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में क्या कार्रवाई की, इस मामले में क्या कार्रवाई की? आपको किसने अधिकार दिया किसी के खिलाफ आकर के इस तरीके की अनाप शनाप बातें बोले और इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे और अगर दूसरे किसी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, कोई बात कही जाती है, तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि क्या हमने क्या खुली छूट दे रखी है, क्या किसी के मन में कुछ भी बोल दे? कोई मतलब नहीं है, जो मन में आएगा आप किसी के बारे में बोलेंगे। आप किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, बल्कि पूरे समाज के लिए एक टिप्पणी कर रहे हैं। और अगर उस पर टिप्पणी करते हैं, इतना बड़ा ये मामला बनता है, धीमे धीमे आगे टूल पकड़ता है, तो क्या जब ये पूरा टूल पकड़ लेगा तब कार्रवाई होगी? क्या क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक इस पूरे मामले पर? इंतजार किस चीज का है? कार्रवाई पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने साफ ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और जो वहाँ के साक्ष्य एविडेंस है, दोनों एविडेंसों को देखा जाएगा, एविडेंस के आधार पर जो भी चीजें होंगी। लेकिन जो हिंदू समाज की बात की जाए, चाहे ब्राह्मण महासभा की बात की जाए, तो यह सबका साफ कहना है कि आप इस मामले में अध्यक्ष उन्होंने ये भी कहा है कि कहने कि उसको जो है आप जेल ले जाइए, उसकी अच्छी से सेवा करिए, आप सेवा नहीं करेंगे तो हम सेवा उसकी करेंगे। कहीं ना कहीं मामला खंड बात कीजिए तो तूल पकड़ा है। यही कारण है जितेंद्र कि अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है, पुलिस को लगता है कि इस तरीके की चीजों को छोड़ देना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। देखिए, किसी चीज को लंबा खींचने में ही अव्यवस्था होती है, किसी चीज को लंबा खींचने में ही दिक्कतें होती है। क्यों? आखिरकार आपके पास सारे अधिकार है, कानूनी अधिकार आपके पास है और सबसे बड़ी ताकत है आप, तो क्यों नहीं इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द कर लेते? क्या जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी तब आप इसमें आपका दिमाग काम करेगा कि तब कुछ करें? बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से तमाम चीजें घटित हो जाती हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस महकमा है, वो एक्टिव होता है। ऐसे मामले में ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों इतना लेट लतीफी की जाती है, क्यों लापरवाही बरती जाती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी अगर इस तरीके की बातें कही जा रही कि हम एक्शन लेंगे, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो, और अगर वो एक्शन लेंगे तो किस तरीके का एक्शन होगा? बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश लगातार देखता चला है। यहाँ पर झंडा हटाने के चक्कर में किसी युवक की हत्या हो जाती है, शक के आधार पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर इसलिए क्यों रायबरेली में भी इस तरह की घटना घटित हुई थी, पूरा का पूरा माहौल खराब हो गया था, इसलिए क्यों पुलिस पहले कार्रवाई नहीं करती? किस बात का इंतजार करती है? सवाल यही है। आपने क्या किसी बड़े अधिकारी से बात की इस पूरे मामले पर? उसका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्यों आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले पर इस तरीके से ढाला रवैया अपनाए हुए है? जैसे मैंने अभी भी बताया कि जो पुलिस का जो इसमें कहना है कि पुलिस जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्योंकि कहने के उसने एक बाइट दी है और वो इसके अलावा सोशल में साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया जो एविडेंस है, उस एविडेंस के भी है, तो जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की जाना और कार्रवाई करना दोनों में अंतर है, क्योंकि मामले की अगर बात की जाए इसमें 24 से 30 घंटे के समय भी तो पूरे तरीके से ये ट्रेंड हो रहा है। एक तरीके से बात की जाए कि हर समाज के लोग उसको जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लगा रहे, तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं मिली। लेकिन आज सुबह, क्योंकि कहीं ना कहीं कल रविवार था, सॉरी कल जो है सोमवार मंगलवार, तो कहीं ना कहीं साफ बात है आज जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे या डीएम कार्यालय पे जो भारी संख्या में जो वहां लोग पहुंचे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दिया। अभी वो इंतजार करेंगे क्या पुलिस जो है 12 घंटे के अंदर कुछ कार्रवाई करती है कि नहीं करती। उसके बाद जो हिंदू समाज है वो उसके बाद कुछ बनाएगा, उसके बाद वो कुछ कार्रवाई करने के लिए आगे जो है वो प्रेरित करेंगे। क्या उनको कमिश्नर के पास जाना है या डीआईजी के पास जाना है या उसको उनको जो
चाहिए, लेकिन अभी जो रोष है वो कहीं ना कहीं रोष अखंड वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर रियलिटी में बात करूं तो दोनों तरफ अगर चाहे जिस तरीके से सामने आ जाता तो स्वाभाविक बात है इसे बहराइच बनने में या रायबरेली बनने में या पीलीभीत बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से भारी संख्या में लोग थे, अगर पुलिस को वहां लोगों को समझाना, उन लोगों को समझाना और मैनेज करना बड़ा चीज है। और बात ये तो बड़ा उनके लिए ये तो बड़ी काफी कठिनाइयों का उन लोगों को सामना वहां पे करना पड़ा पुलिस को समझाने के लिए। लेकिन गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी की बात की जाए तो पूरी कार्रवाई में अभी तक पुलिस के हाथ में सिर्फ शून्य के अलावा पुलिस हाथ में नहीं आया अखंड। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि इसी तरीके की घटनाएं, छोटी सी घटना कितनी आसानी से सांप्रदायिक रंग ले लेती हैं, जातिगत रंग ले लेती हैं और किस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती है हमने देखा है। पूरे प्रदेश में हो हल्ला होता है, सरकार की किरकिरी होती है, प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है, सरकार उसका जवाब देती है। लेकिन आखिरकार जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे घटना को जब पहले ही रोका जा सकता है, इतना बड़ा बनने से पहले ही रोका जा सकता है, तो आखिरकार इंतजार क्यों करते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल क्या सांप्रदायिक रंग जो दिया जा रहा है ये सांप्रदायिक ही रंग है, हम दिख रहा है कि जो सांप्रदायिक रंग चल रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा रंग जब लग जाएगा, जब दाग उस पर लग जाएगा, छुटाने में चीजें छींके निकल आएंगी। इसलिए कम से कम बस्ती के जिला प्रशासन को, पुलिस महकमे को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई बड़ी घटना घटने से पहले ही इसको रोक ले तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए लोगों का गुस्सा है, वो गुस्सा किसी और तरीके से लगातार कह रहे हैं कि अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो हम काम करेंगे। तो ऐसी चीजें होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जो भी विधिक कार्रवाई करनी है वो विधिक कार्रवाई करें, लोगों को समझाने का प्रयास करें और जैसे हो सके इन लोगों को मैनेज करें। अन्यथा शायद जो स्थितियां दिख रही हैं वो एक बड़े रूप में तब्दील हो सकती है। जितेंद्र, देखिए सबसे बड़ी चीज है पुलिस अगर कार्रवाई, क्योंकि जो भी समाज के लोग जो आज डीएम कार्यालय या एसपी ऑफिस से पहुंचे हैं वो डायरेक्टली नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को एकत्रित किया है। उन्होंने मैसेज डाला है लोगों को कि आप लोग इतने बजे एसपी कार्यालय पे पहुंचे, डीएम कार्यालय पे पहुंचे, कोतवाली पहुंचे। क्या वो मैसेजेस पुलिस ने नहीं देखे? क्या पुलिस का एलआईयू डिपार्टमेंट वो कहाँ पे था? क्या जानकारी नहीं थी इस बात की? बस्ती के ग्रुपों में शेयर हो रहे हैं तो वो पुलिस तो शायद आज जो डीएम कार्यालय, एसपी ऑफिस या कोतवाली पे जो हंगामा अभी हो रहा है तो कहीं ना कहीं शायद मेरे ख्याल से इतनी बड़ी घटना वहां नहीं होती और लोग वहां एकत्रित नहीं होते। तो सवाल या निशान खड़े होते हैं कि पुलिस अगर एक्टिव नहीं है तभी इस तरह की चीजें अखंड हो रही है। हाँ बिल्कुल, शायद यही कारण है कि देखिए एक्टिवनेस बहुत जरूरी है और बस्ती पुलिस को कम से कम एक्टिव होना चाहिए। हम नहीं सिखा रहे हैं, उनको बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं उससे कम से कम कोई सीख ले। क्योंकि अगर आपने समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ी घटना बस्ती में भी देखने को मिले। लगातार इस तरीके की बातें जो दो पक्ष है वो कर रहा है, भीड़ एकत्रित हो रही है, एक दूसरे को बुलाया जा रहा है, यहाँ पर आइए वहां पर आइए और सोशल मीडिया के माध्यम से बुलाया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए बस्ती पुलिस को और जो भी जरूरी एक्शन हो, जो भी विधिक कार्रवाई हो, इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। क्योंकि इससे माहौल खराब हो रहा है बस्ती का और कोई बड़ी घटना भी हो सकती है भविष्य में। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है बस्ती पुलिस को और बस्ती जिला प्रशासन को। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा और हो सके तो किसी अधिकारी से बात कीजिए, जो भी बड़ा अधिकारी हो इस पूरे मामले पर, कि आखिरकार किस जगह पर क्या कमी रह जा रही है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं लोगों को समझाया जा रहा है, आखिरकार क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं, इस पर जरूर रिएक्शन लेने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अगर राजधानी लखनऊ में या कहीं पर भी अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं तो तमाम चीजों को देख ले, परख ले, जांच ले। क्योंकि यहां पर अगर आप किसी से मकान खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे और अगर बाद में उस जमीन पर आपने मकान बनाया या फिर आपने किसी बिल्डर से वो मकान खरीदा तो हो सकता है उस पे एलडीए द्वारा सील लिखा हुआ लिख दिया जाए या फिर एलडीए द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जाए या फिर एलडीए द्वारा उस मकान को जमींदोज कर दिया जाए। ये एक नहीं कई ऐसी जगहों की बात की जा रही है क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है उन अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ जो लगातार बिना नक्शा पास कराए इस तरीके से मकान बना रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 20-20 की संख्या में बना रहे हैं। बड़े बड़े ग्रुप के रूप में बना रहे हैं, लेकिन उसका लेआउट नहीं, उसका नक्शा पास लखनऊ विकास प्राधिकरण से नहीं है। आपको उसका ताजा उदाहरण देते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के ठीक पीछे बन रही एक सोसाइटी में जहां पर 21 मकान थे,
जिसने बनाए थे उस पर रोक भी लगाई थी एलडीए ने, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य चलता रहा और मकान बनके तैयार हो गए। कल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उन तमाम मकानों को जमींदोज कर दिया है। 21 रो हाउस थे, उनको जमींदोज कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे नोएडा की बात की जाए कि वहां पर किस तरीके से 2 ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि अवैध रूप से बने थे। यहां राजधानी लखनऊ में भी लगातार इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहुत सारी जो प्लॉटिंग्स है उनको उजाड़ा जा रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। तो अगर आप अपनी गाड़ी कमाई कहीं पर भी लगाने के लिए जा रहे हैं तो बिना सोचे विचारे ना जाएं, कम पैसों के लालच में ना पड़े, सब कुछ जांच ले, परख ले, रेरा का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, लखनऊ विकास प्राधिकरण से अप्रूवल है या नहीं है, सोसाइटी का नक्शा पास है या नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरीके की चीजें नहीं होंगी तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐसी कॉलोनियों को, ऐसे अवैध रो हाउसेस को ध्वस्त कर सकता है। और इसका ताजा उदाहरण साफ तौर पर देखने को मिला है, वो भी लखनऊ के एयरपोर्ट के ठीक पीछे। तो तमाम इस तरीके की चीजें आ रही हैं। लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण इस तरीके की कॉलोनियों पर, इस तरीके की प्लॉटिंग्स पर अपना बुलडोजर चला रहा है और बुलडोज करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, बिना जांचे परखे कोई भी जमीन ना खरीदे, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तो आपकी गाड़ी कमाई भी किसी न किसी तरीके से बह सकती है, पानी की तरह बह सकती है। और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी जो भी आप जमीन खरीदने जा रहे हैं उसके कागजात पूरे हैं या नहीं पूरे हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।